नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अपने पूरे शबाब पर पहुंचता दिखाई पड़ रहा है। छठ, दीपावली, सब सारे त्यौहार अब खत्म हो गए और अब वहां चुनाव प्रचार की गर्मी बहुत साफ महसूस की जा सकती है। कल से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी चुनावी सभाओं में एंट्री हो गई। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में उन्होंने 2 चुनावी सभाएं की। आगे और भी उनके कई कार्यक्रम हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 2 हफ्ते के गैप के बाद फिर से कल उनकी भी सभाएं हुई, रघुनाथपुर में और बक्सर में। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, कई नेताओं के कार्यक्रम वहां पर लगे रहे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं में 2 हफ्ते का गैप क्यों हो गया, और बीजेपी के तमाम और स्टार प्रचारक जो हैं उनकी सभाएं क्यों नहीं हो रही हैं, जिनकी मांग भी बिहार में भी मांग है, दूसरे राज्यों में उनकी ताबड़तोड़ सभाएं होती हैं, लेकिन यहां पर नहीं हो रही हैं। इसके लिए आप कल का हमारा जो वीडियो है द ग्राउंड रिपोर्ट का, उसको आप देख सकते हैं, 29 अक्टूबर का। उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है, तमाम वजहों की तलाश की गई है कि इन नेताओं को क्यों वहां पर मौका नहीं दिया जा रहा है। और खुद योगी आदित्यनाथ को 2 हफ्ते बाद उनके चुनावी सभाओं में कार्यक्रम लगे हैं। खैर, आज हम जो बात करना चाह रहे हैं, कल राहुल गांधी के तमाम बयानों की बड़ी चर्चा रही। दरअसल राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन जख्मों को कुरेदना चाह रहे हैं और कुरेद रहे हैं बार बार, जिनको वो नहीं चाहते कि वो निकल कर बाहर आए, और बार बार उन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं। उन मुद्दों का जिक्र राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक चुनावी सभाओं में हमेशा करते रहते हैं, और वो कह भी चुके हैं, वो चीज़ें सामने भी आई हैं कि उन्होंने जिन मुद्दों को उठाया है, जो आरोप लगाए हैं, वो हमेशा सही निकले हैं, कभी गलत नहीं निकले हैं। खैर, ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहे हैं, 50 बार वो कह चुके हैं कि हमने युद्ध रुकवाया, प्रधानमंत्री खामोश है। इन सारी चीज़ों से लेकर अंबानी अडानी से लेकर और तमाम मुद्दों पर उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। लेकिन एक बात उन्होंने जो कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, बीजेपी की ओर से बड़ी आलोचना हो रही है। राहुल गांधी की भाषा को लेकर भी आलोचना हो रही है। कुछ जगहों पर वो पहले भी कह चुके हैं, और कल के उन्होंने मुजफ्फरपुर के भाषण में फिर से कहा कि अंबानी की शादी में नरेंद्र मोदी गया, राहुल गांधी नहीं गया। ये गया उसका तुमका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी हैं, राहुल गांधी से बड़े भी हैं। एक बड़े तबके में, खास तौर पर जहां पर वो भाषण दे रहे हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और तमाम जगहों पर, इस तरह की भाषा को अपने से बड़े के लिए, जिसके लिए आदर सूचक भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, वहां अच्छा नहीं माना जाता है। अब राहुल गांधी दिल्ली के होने के नाते इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं या इंटेंशनली करते हैं, अब ये तो राहुल गांधी ही बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे इलाकों में इसको ठीक नहीं माना जाता है और भाषा में ये सुधार करना चाहिए। उनको अगर कोई नहीं बताता है, बताना भी चाहिए, और नहीं बताता है तो उनको खुद भी ये समझना चाहिए कि इस भाषा को लेकर क्यों आलोचना हो रही है। और केवल ऐसा नहीं कि पार्टी ही आलोचना कर रही है, तमाम जो निरपेक्ष लोग हैं, जिनका राजनीतिक पार्टियों से मतलब नहीं है, वो भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। और जैसा हमने कहा, मैं खुद भी कह रहा हूं कि एक बड़े हिस्से में इस तरह की भाषा को बहुत ही एक अशिष्टता वाली भाषा कहा जाता है। खैर, भाषा पर बहस अगर चलेगी तो बहुत लंबी चौड़ी बहस चलेगी, और आपको पता ही है, बहस लगातार होती भी रही है कि चुनाव के दौरान भाषा कहाँ से कहाँ चली जाती है, किन किन नेताओं की चली जाती है, और देखा जाएगा तो इस पर भी फिर से एक वीडियो हम द ग्राउंड रिपोर्ट पर भी बना सकते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, ड्रामा करते हैं और वोट के लिए करते हैं। उनका केवल और केवल मकसद वोट पाना होता है। आप कह दीजिए उनसे कि आप उनको वोट देंगे तो आपके लिए वो स्टेज पर जाकर डांस भी कर सकते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने कही। पहले सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने कहा क्या कल की सभा में, उसके बाद बताते हैं कि राहुल गांधी ने ये बातें क्यों कही। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे।
नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। तो ये चीज है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो आप सुन ही रहे हैं क्या कह रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कोई राहुल गांधी ही नहीं कह रहे हैं, बहुत सामान्य तरीके से सोशल मीडिया में अक्सर बात की जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं, मिलते हैं कि प्रधानमंत्री राजनीति में आ गए, अगर राजनीति में नहीं आए होते तो वो फिल्मों में बहुत अच्छा काम कर सकते थे, एक्टर बहुत अच्छे, हालांकि उन्होंने एक्टिंग की भी है। आपको याद होगा, अगर हम बात करें जो पुलवामा अटैक की बात, उसके उस समय जब ये घटना हुई तो उस समय प्रधानमंत्री शूटिंग कर रहे थे, फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। खैर, बहुत सारे उनके आपने एक्शंस देखे होंगे, एक्टिविटीज़ देखी होंगी, जिसमें वो लगता है कि हाँ वास्तव में वो कैमरे को फेस करना, किस एंगल से फेस करना है, आगे पीछे कोई आ जाए तो उसको कैसे समझा देना है कि आपको यहाँ नहीं आना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब उनको किसी ने प्रशिक्षित किया है या नेचुरली उनके अंदर ये सारी चीज़ें थी, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछा जा सकता, उनसे इस तरह के कोई इंटरव्यू वगैरह तो होते नहीं हैं जिसमें ऐसी बातें पूछ दी जाए जो उनको पसंद ना आए। ऐसे लोगों को तो इंटरव्यू भी नहीं देते हैं। पर ये चीज़ें देखने में अक्सर आती हैं, चाहे कई बार आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में या नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में चले गए तो बिल्कुल वहीं की ड्रेस पहनकर और वहाँ के वाद्य यंत्र बजाने लगते हैं, कहीं ड्रम बजा रहे हैं, कहीं बांसुरी बजा रहे हैं, कहीं कोई और वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। दूसरे देशों में भी जाते हैं तो वहाँ के भी जो लोक कलाकार होते हैं उनके साथ घुल मिल जाते हैं, अच्छी बात है, और लगता है कि जैसे बहुत बढ़िया तरीके से घुल मिल गए हैं। और हिमालय में तपस्या करते हुए भी आपने देखा है, सैकड़ों कैमरों के सामने वास्तविक तपस्वी भी इस तरह से तपस्या नहीं कर पाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ पर तपस्या करते हुए उनकी तस्वीरें आती हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि वो एक अच्छे कलाकार के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट के लिए ड्रामेबाजी करना, ये बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पिछले 10-11 साल से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से कई ऐसे मौके आए जहां उन्होंने इस तरह के काम किए जो सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित थे, जिनका सीधे सीधे इस्तेमाल वोटों के लिए होना था। और यही नहीं, अगर वोट मिले तो अच्छी बात है, वोट नहीं मिले तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से दुत्कार भी दिया उन्हीं चीज़ों को उन्होंने। कई उदाहरण ऐसे सामने हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से कई बार भावुक भी हो जाते हैं, रो भी देते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी के सामने, मुरली मनोहर जोशी के सामने, जिनको कभी पूछते भी ना हो लेकिन कैमरे के सामने किस तरीके से उनके सामने पेश आ जाते हैं। माता जी अब उनकी नहीं रही, लेकिन जब वो थी तब उस समय भी आप देखे ही होंगे कि किस तरह से वहाँ उनसे मिलने जाते थे, आशीर्वाद लेने जाते थे। लेकिन वोटों के लिए किस तरह से तमाम लोगों का इस्तेमाल करना, तमाम लोगों को याद करना, उनका वोट के लिए एक तरीके से उनको चर्चा में लाना, उनकी बातें करना, इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। उनमें अगर आपको याद होगा 2018 में, याद दिला देता हूं आपको क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें इस तरह की बातें आई हैं। इसके उदाहरण है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही हैं। ऐसा इसलिए भी है कि बहुत सारी चीज़ों का मैं भी गवाह रहा हूँ, कई इवेंट्स को उनके कवर भी किया है हमने। 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, आप याद करिए, आपको भी याद होगा। 2021 में वहाँ पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने थे और बहुत ज़ोर शोर से, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, कि पूरा माहौल बना दिया गया था कि इस बार तो 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है पश्चिम बंगाल में। हालांकि ग्राउंड पर जो लोग कवर करने वाले थे उनमें से कोई ऐसा नहीं कह रहा था। और उसी समय प्रशांत किशोर चूंकि तृणमूल कांग्रेस के लिए उस समय काम कर रहे थे और उनका एक
इंटरव्यू का एक वाक्य बड़ा वायरल हुआ था कि यहां इस बार अगर वो डबल डिजिट क्रॉस कर गए तो मैं अपने प्रोफेशन को छोड़ दूंगा। यानी 100 सीट भी नहीं पाने वाले हैं। 294 में से कहाँ 2/3 बहुमत की बातें की जा रही थी, 200 सीटें लाने की बातें की जा रही थी। खैर, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसी समय जब ये चुनाव होने वाले थे 2021 में, संयोग की बात है कि उसी साल पश्चिम बंगाल अपना स्वतंत्रता दिवस भी मना रहा था, चूंकि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, इंदिरा गांधी ने उसको आज़ाद कराया था। वहां पर मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की यात्रा होती है। बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ भी थी। उसके अलावा वहां पर बंगबंधु मुजीबुर रहमान के कब्र पर भी वो गए। इसके अलावा उनकी एक जगह की यात्रा बहुत चर्चा में रही। चर्चा में इसलिए कि वो चर्चा में लाई गई, उसका जिक्र किया गया। इनफैक्ट उसी के लिए वो यात्रा हुई भी थी, और ये यात्रा थी वहां पर ओराकांडी एक जगह है, वहां पर ठाकुरबाड़ी एक गांव है, स्थान है, कस्बा है, समझ लीजिए, वहां वो गए। वहां इसलिए गए क्योंकि वहां एक मतुआ संप्रदाय है। उस मतुआ संप्रदाय का जो ठाकुरबाड़ी है वो एक तरीके से वहां का एक धार्मिक स्थल है, मक्का है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। ये मतुआ समुदाय जो है ये बंगाल का एक समुदाय था। 18वीं शताब्दी में 200 साल पहले इसको हरिश्चंद्र ठाकुर एक समाज सुधारक हुए थे, उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। दलितों का एक समुदाय है, उनके यहाँ एक जो सुधार आंदोलन उस समय बहुत सारे चल रहे थे, तो दलितों के सुधार आंदोलन के लिए ये समुदाय इसकी उन्होंने स्थापना की थी। और इसके तमाम लोग जो ये, अब चूंकि उस समय तो बंगाल सारा एक ही था, लेकिन जब पार्टीशन के समय ये अलग हो गया और जो ठाकुरबाड़ी है ये वहाँ पर एक गोपालगंज एक ज़िला है, वहाँ पर उसमें आता है, वहाँ चला गया पश्चिम बंगाल में। मतुआ समुदाय का बहुत सारे लोगों ने तब तक नाम भी नहीं सुना था। जो लोग पश्चिम बंगाल की राजनीति से, वहाँ की संस्कृति से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं है, तो उन्होंने सुना भी नहीं होगा, या इतिहास से अगर नहीं है। वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। मतुआ समुदाय के लिए बहुत तमाम बातें वो करते हैं और ये जाहिर करते हैं कि हम आपकी सुध कोई नहीं लेता है, लेकिन हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो उसके मकसद कई थे। तो पश्चिम बंगाल में उस समुदाय को प्रभावित करना था, उसकी सिंपैथी लेना था। दूसरे, उसके जरिए दलित वर्ग को भी प्रभावित करना था, क्योंकि वो एक दलितों का ही एक समुदाय है, ज़्यादातर उसमें दलित समुदाय के लोग हैं। और दूसरी बात ये कि उसके जरिए तमाम और इस तरह के वर्गों को एक संदेश देना था। तो प्रधानमंत्री वहाँ पर गए और उनको काफ़ी बढ़िया वहाँ पर उनका स्वागत हुआ। तो काफ़ी चर्चा उनकी इस यात्रा की रही और वहाँ से वो आए, चुनाव हुए। लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का पहले पश्चिम बंगाल में नामो निशान नहीं था, लेकिन वो नंबर 2 की पार्टी बन गई, मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। 77 सीटें उसको आईं, लेकिन 294 सदस्यीय विधानसभा में प्रशांत किशोर की बात अक्षरशः सत्य निकली, बल्कि उससे ज़्यादा सत्य से उन्होंने जो कहा था उससे ज़्यादा सत्य निकली। महज 77 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। वहाँ तृणमूल कांग्रेस को मेरे ख्याल से 213 सीटें मिली। जो 77 सीटें मिली थी उनमें से भी बाद में तमाम विधायक बीजेपी छोड़कर चले गए तृणमूल कांग्रेस में। लेकिन ये इसके जरिए उस एक बड़े वर्ग को साधने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोशिश की थी। अच्छा, कितना प्रभाव है आप इसको भी जान लीजिए। वहाँ पर पश्चिम बंगाल में करीब जो 294 विधानसभा सीटें हैं, उनमें 14-15 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मतुआ समुदाय के लोग, चूंकि मतुआ समुदाय का एक मुख्य केंद्र वो जरूर है ठाकुरबाड़ी, लेकिन बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल में लोग वहां पर इस संप्रदाय को मानने वाले, इस पंथ को मानने वाले लोग हैं, वो फैले हुए हैं। करीब 14-15 सीटें ऐसी हैं जो सीधे तौर पर मतुआ समुदाय के लोग उसमें हार और जीत तय करते हैं। इसके अलावा 60 से 70 सीटें ऐसी हैं, 60 से 70 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर 5 से 10,000 12,000 आबादी मतदाता इस समुदाय के हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितनी
कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रहता है प्रधानमंत्री का या उनके लिए उनकी जो टीम काम कर रही है कि इस समुदाय के जरिए 60 से 70 सीटों पर ये 10,000 वोट इकट्ठे लाने की कोशिश, लेकिन आया नहीं। हालांकि दिया भी होगा मतुआ समुदाय के लोगों ने, लेकिन जीत नहीं हुई। और जीत नहीं हुई, मतुआ समुदाय के लोगों को उम्मीद थी कि शायद जो एनआरसी जब लागू होगा तो उनको यहाँ पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी, और भी उनकी तमाम जो बातें थी, मांग थी, उन सारी चीज़ों को सुना प्रधानमंत्री ने और बहुत सारी चीज़ों को उसको पूरा करने का जाहिर सी बात है कि आश्वासन भी दिया होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव जब बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई, उसके बाद से लेकर आज तक, यानी लगभग 4 साल होने को हैं, अब अगले साल फिर विधानसभा चुनाव होंगे पश्चिम बंगाल में, अब तक मतुआ समुदाय का नाम प्रधानमंत्री से अगर किसी ने सुना हो तो मुझे नहीं लगता कि कभी आया होगा, या हो सकता है कि आ गया हो भूले भटके, लेकिन हमने सुना नहीं, या उनके लिए फिर कुछ करने की बात हो, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए कुछ कहा हो, मुझे ये नहीं याद आता। यानी मतुआ समुदाय की जब ज़रूरत थी तो वहाँ बांग्लादेश तक चले गए और उसके बाद फिर उसको भूल गए। उसी चुनाव के समय आपको याद होगा कोविड का दौर था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उस समय बहुत सारे लोगों के बाल दाढ़ी बढ़े हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दाढ़ी बढ़ाई थी, वैसे भी प्रधानमंत्री दाढ़ी रखते हैं, लेकिन वो लंबी सी दाढ़ी उन्होंने बढ़ा रखी थी। और वो किस अंदाज में बढ़ा रखी थी सबको पता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की दाढ़ी जिस तरह से होती थी, बिल्कुल उसी अंदाज में उन्होंने बढ़ाई थी। चुनाव हुए, चुनाव हारे, रविन्द्रनाथ टैगोर गायब हो गए, दाढ़ी उनकी गायब हो गई और प्रधानमंत्री फिर से अपने मूल रूप में आ गए। एक और बड़ा वाकया है, मैं उसका भी जिक्र करूंगा और फिर से आपको एक बार कह बता दे रहा हूं कि इस तरह के कई सारे वाकये हैं, कई सारी ऐसी घटनाएं। उसका मैं भी गवाह रहा, उसको मैं भी कवर करने गया हुआ था। 2018 की बात है। 2018 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक जगह है बस्ती, और बस्ती में ही है मगहर। मगहर का नाम आप सब ने सुना होगा। वही मगहर जहां कबीरदास की मृत्यु हुई थी, और कबीरदास ने पूरा जीवन अपना काशी में बिताया था, और लेकिन मरते समय वो मगहर में आ गए थे। ये कहानी सबको पता होगी, क्योंकि पुरानी जो बातें हैं, कहावतें हैं, उसके अनुसार काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने वाले को नरक मिलता है। तो कबीरदास ने कहा कि मैं जीवन भर भले काशी रहा हूं, और अगर सिर्फ काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक मिलता है, तो फिर मैं मगहर में ही जाकर मरूंगा। और एक कबीरदास का बड़ा प्रसिद्ध दोहा भी है कि जो कबीरा काशी मरो तो राम ही कौन नहीं हो रहा। अगर मैं काशी में मरता हूं तो फिर उसमें भगवान का कौन सा एहसान है। तो कबीर एक विद्रोही प्रकृति के कवि थे, आपको पता ही है। कबीरदास की जहां मृत्यु हुई, उनके अनुयायियों में मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, और ऐसा जो सांप्रदायिक सौहार्द का जो उदाहरण उन्होंने पेश किया, उसकी आज तक उदाहरण दिया जाता है। भले ही बीच बीच में वो समीकरण कमज़ोर पड़ते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो कुछ कह गए कबीरदास वो अनुकरणीय है, आज नहीं, वो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। तो वहाँ पर दोनों ही समुदाय के लोगों ने उनकी समाधि बना दी मगहर में, यानी हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी। आसपास ही हैं, जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा भी होगा, जो नहीं गए होंगे अगर वो जा सकते हो तो एक बार जरूर जाइएगा मगहर में। वहां सांप्रदायिक सौहार्द की जबरदस्त मिसाल आपको देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक, उनका मगहर का कार्यक्रम तय होता है 2018 में, और ये बात है जून 2018 की। मगहर में बाकायदा वहाँ पूरा एक तैयारी होती है, वहाँ जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहाँ कबीर पंथियों का भाई, वहीं कबीरदास की मृत्यु हुई, वहीं उनकी समाधि बनी। तो कबीर पंथी बड़ी संख्या में देश भर में फैले हुए हैं, लेकिन कबीर पंथियों की सबसे ज्यादा संख्या छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ में कबीरदास के ही एक शिष्य थे स्वामी धर्मदास। छत्तीसगढ़ में उसके इलाके में वहाँ पर कबीर पंथ को प्रचारित करने का, इसका प्रचार प्रसार करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है, और बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में वहाँ पर
कबीरपंथी रहते हैं। और कबीरपंथी केवल रहते ही नहीं है, राजनीतिक रूप से भी बड़े वो मजबूत लोग हैं और बड़ी एक प्रेशर ग्रुप रहता है, यानी राजनीति की दशा और दिशा तय करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की ही वहाँ पर सरकार थी, लेकिन 2018 में ही वहाँ छत्तीसगढ़ में चुनाव होने थे। उस चुनाव में चूंकि लगातार 3 बार से वहाँ पर सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, एंटी इनकम्बेंसी थी ही, तो लगा होगा कि कुछ नए तरीके से साधने की कोशिश की जाए। कबीरपंथियों को साधने के लिए, छत्तीसगढ़ के कबीरपंथियों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती के मगहर जाते हैं और मगहर में उनका कार्यक्रम होता है, भाषण होता है, सब कुछ होता है। वहाँ से एक संदेश देने की कोशिश करते हैं जो निश्चित तौर पर पहुँचा ही होगा छत्तीसगढ़। और वहाँ छत्तीसगढ़ में ये कबीरपंथी मगहर में से उन्होंने जो ये संदेश दिया वो कितना पहुँचा या कितना नहीं पहुँचा। और दूसरी बात ये भी है कि एक तो कबीरपंथियों को, और चूंकि कबीर के अनुयायियों में ज़्यादातर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो एक उनको भी मैसेज देने की कोशिश। ये अलग बात है कि कबीर की जो शिक्षा है, कबीर ने कुरीतियों पर, धार्मिक कुरीतियाँ हो, सामाजिक कुरीतियाँ हो, सब पर बुरी तरीके से प्रहार किया है, लेकिन और सांप्रदायिक सौहार्द की बात की है। अब उसको कितना मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन वहाँ पर गए और कबीर दास के तमाम अनुयायी दलित वर्ग से और पिछड़े वर्ग से हैं, और भी वर्ग से हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं वर्गों से हैं। उनको भी साधने की कोशिश, पर असली मकसद था छत्तीसगढ़ के कबीरपंथियों को साधना। लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव वहाँ पर हार गए और बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी की। 90 सदस्यीय विधानसभा में सिर्फ 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, 68 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। और आपको याद ही होगा कि वहाँ भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से कबीरपंथियों का नाम अगर प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हो, आया हो, तो मुझे याद नहीं पड़ता है। हालांकि फिर चुनाव हुए 23 में वहाँ छत्तीसगढ़ में, और फिर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस पार्टी हार गई, लेकिन कबीरपंथियों का जिक्र उसके बाद नहीं आया, मगहर नहीं गया। और हाँ, एक बात और भी है, मगहर जब गए वहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या नगरी है। तब तक भगवान राम का मंदिर बना नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ नहीं गए। टेंट में जब रामलला थे उनका दर्शन करने नहीं गए। और मज़ेदार बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले कभी नहीं गए थे। जब वहाँ पर शिलान्यास हुआ तभी पहली बार गए, उसके पहले वो किसी पद पर रहते हुए नहीं गए। वैसे कभी गए हो तो नहीं, उसकी भी जानकारी लोगों को नहीं है। मैंने उस पर एक रिपोर्ट भी की थी, तो ये जानकारी किसी को नहीं है कि वो कभी वहाँ पर गए थे। तो अयोध्या नहीं गए, लेकिन मगहर गए। और मगहर जिससे जब कबीरपंथी नहीं सधे, छत्तीसगढ़ का चुनाव बीजेपी हार गई, तो उन्होंने मगहर का जिक्र छोड़ दिया, कबीरपंथियों का जिक्र छोड़ दिया। एक ताज़ा तरीन वाकया है, दिलचस्प वाकया है, उसका जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। और वो ये है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, वो सबको पता है। बीजेपी अभी तक उसका मंथन कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं करा पाई। उसके बहुत से कारण हैं। अयोध्या में को इतना प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया, ऐसा लगा कि अयोध्या की वजह से वास्तव में 400 पार करने जा रहे हैं, अयोध्या में मंदिर बना देने की वजह से। लेकिन अयोध्या शहर जिस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, फैजाबाद, उस फैजाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, जीते, आपको पता ही है। और आप ये देखिए कि अयोध्या में जब हार गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय श्री राम कहना ही बंद कर दिया। उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जबरदस्त वहां पर जीत हुई थी। प्रधानमंत्री का संबोधन ही बदल गया और उन्होंने कहा जय जगन्नाथ। तो अगर ये कहा जा रहा है कि उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उनके सारे क्रियाकलाप, उनकी सारी भाषण, उनकी सारे योजनाएं, वो सब वोट केंद्रित होती हैं, तो इसमें कोई बहुत गलत बात भी नहीं है। उसके ढेरों उदाहरण हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। और जहाँ तक है कि अभिनय करने की, ड्रामा करने की, नाटक करने की,
उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। कोई दूसरा राजनेता फिलहाल तो नहीं दिखाई पड़ता है। इसके पहले कभी कोई रहा हो तो जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे अभिनेता भी राजनीति में उतरे हैं, लेकिन राजनीति में रहते हुए इतना बेहतरीन अभिनय कोई करता है उसके उदाहरण बहुत कम है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में टक्कर देने वाला वास्तव में कम है। तो लगता है कि राहुल गांधी ने इसीलिए कहा होगा कि प्रधानमंत्री किस तरह से ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं और वोट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।